हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 2024 के सेट नंबर 7 से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे खंड आ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न का संग्रह होगा। टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पहले उसको हल करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम खंड बा को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन दे रखा है आपके पास। पेपर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, परिमेय संख्या होगी। आपको दिया हुआ है, बताना है कौन सी संख्या परिमेय होगी, है ना। इसमें बताना है कौन सी संख्या परिमेय होगी। तो परिमेय संख्या के लिए आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के लिए आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान से देखो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। पहला √2 दे रखा है, जो परिमेय संख्या नहीं होती है ना। ठीक, √3 दे रखा है, ये भी परिमेय संख्या नहीं होती है, यानी अपरिमेय होती है। और √7 दे रखा है, ये भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, √9 इसका वर्गमूल जो होता है 3 होता है। ठीक, और 3 एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस सी a=0 के ग्राफ का आकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो a=0 के लिए पूछा गया है, नहीं, यानी कि a हम 0 के बराबर नहीं कर सकते। ठीक, बाकी आप b और c को 0 के बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। ठीक है, तो b और c को आप 0 के बराबर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि a 0 के बराबर नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y बराबर दिया हुआ है। ठीक है, y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस का c। हमको a 0 के बराबर नहीं करना है, तो b बराबर 0 और c बराबर 0 ले लेते हैं। b बराबर 0 और c बराबर 0 ले लेते हैं। ऐसे लेंगे तो आ जाएगा y बराबर ax² प्लस 0 प्लस सी, है ना। c की जगह भी 0 हो जाएगा, तो b की जगह 0 और c की जगह 0, तो ax² केवल बचेगा। a को पक्षांतर करेंगे तो x² बराबर आ जाएगा 1/a इंटू वाई। ठीक है, तो ये जो समीकरण बन गया x² बराबर, ठीक है, तो ये इस रूप का बन गया, x² बराबर 4ay के रूप का। ठीक है, इस रूप का बन गया। और ये होता है एक परवलय। क्या होता है, परवलय। आप लोग कक्षा 11 में जब पहुंचोगे तो इसके विषय में, परवलय के विषय में अच्छे से जानोगे ना। ठीक है, कक्षा 11 की मैथ जो लोग पढ़ेंगे वो लोग परवलय के विषय में और अच्छे से जानेंगे। इस समीकरण का रूप होता है परवलय का। ठीक, तो ये जो समीकरण दे रखा है, इस समीकरण का ग्राफ जो बनेगा किस आकार का बनेगा, तो परवलय आकार बनेगा। कैसा बनेगा, परवलय आकार, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना, परवलय आकार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, दिया हुआ है समीकरण निकाय x/a बराबर y/b और ax प्लस by बराबर a² प्लस b² में y का मान होगा। तो y का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक पहले वाले समीकरण से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला वाला समीकरण क्या दिया हो, x/a बराबर y/b दे रखा है। a को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा, तो x एक y के गुणे में चला जाएगा, a y/b b आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया, a y/b आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 ये दे रखा है ना, इसमें रख देते हैं। x की जगह पे ये ay/b रखना है, तो क्या आ जाएगा, a इंटू में x की जगह पे ay/b और प्लस में by और बराबर में क्या आ जाएगा, a² प्लस b²।
ठीक। इसके बटे में आप 1 करो, एलसीएम ले लो फटाफट, है ना। बी का गुणा इधर है और एक का गुणा इधर के साथ हो जाएगा, नहीं 13 गुणा हो जाता है ना। तो क्या बन जाएगा a² y प्लस b² y और बटे में b एकम b, है ना, बराबर में a² प्लस b² बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा a² प्लस b² इंटू में y और अपान में b और बराबर में आ जाएगा a² प्लस b²। ठीक है ना। अब ये जो b है इसको आप पक्षांतर करोगे तो ये पहुंच जाएगा किसमें, गुणे में, है ना। और ये a² और a² प्लस b² कट जाएगा, इसके गुणे में आ जाएगा b। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर आ गया b। ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, b इसका आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, आंसर क्या आएगा, b, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। ठीक, उत्तर होगा बी। ओके, y की वैल्यू b आएगी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है यदि समीकरण x² माइनस 4x और प्लस a बराबर 0 कोई वास्तविक मूल नहीं है तो बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा। अच्छा, वास्तविक मूल नहीं है, इसके लिए क्या होता है, वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, किसी द्विघात समीकरण के अगर वास्तविक मूल नहीं है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए d जो होता है वो हो जाता है छोटा या बराबर किससे, वास्तविक मूल नहीं है तो 0 से छोटा हो जाता है, सॉरी बराबर नहीं होता, 0 से छोटा हो जाता है। ठीक है, जो विविक्तकर का मान है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है, तब वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि b² माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, या ये कह सकते हैं कि b² छोटा होगा 4ac से। ठीक, ये भी बोल सकते हैं यहाँ से। ठीक, अब मान यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना, समीकरण से तुलना करा के मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि ax² होता है ये वाला जो समीकरण होता है व्यापक, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, है ना। इससे तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू तो आ जाएगी 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखेंगे, b की वैल्यू -4 आएगी तो b की वैल्यू यहाँ पे -4 रख दो, तो -4 का स्क्वायर, ठीक है, छोटा होगा 4 गुणा में 1 गुणा में a से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 छोटा होगा 4 गुणा में a से। ठीक है, 4 का भाग लगाओगे तो 4 छोटा हो जाएगा a से। ठीक, यानी कि 4 है वो छोटा होगा a से, या ये कह सकते हैं कि a बड़ा होगा 4 से। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, चाहे a बड़ा हो 4 से या फिर 4 छोटा हो a से, बात तो वही आएगी, है ना। तो a बड़ा होगा 4 से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। a बड़ा है 4 से। ठीक है, a बड़ा हो जाएगा 4 से। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, अनुक्रम जब एक श्रेणी दे रखी है √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद बताना है आपको। ठीक है, तो 10वां पद बताने के लिए सबसे पहला पद हमको पता होना चाहिए ना। पहला पद क्या है यहाँ पे, a बराबर √2 दे रखा है। ठीक है, और जो सार्वांतर है d की वैल्यू निकालेंगे तो 2√2 माइनस √2, यानी 2√2 में 1√2 घटेगा तो 1√2 बचेगा कि ना बचेगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, आपको 10वां पद निकालना है तो nवां पद वाला फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए, है ना। क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10वां पद निकालना है तो n की वैल्यू 10 हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई 10, a की वैल्यू है √2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और गुणा में √2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √2
प्लस 9√2 और 9 एक कितना हो जाएगा 10√2 और 10√2 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो 10 का स्क्वायर अंदर ले जाओ तो अंडर रूट के अंदर 100 गुणा में 2 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया अंडर रूट में 200 आ गया, है ना। अंडर रूट में कितना आ गया 200 आ गया। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 200 इसका सही आंसर बनेगा जाके, नहीं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 200 इसका सही आंसर बन जाएगा, यानी 200 कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6। 6वें क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है सारणी का माध्य होगा। अब सारणी का माध्य निकालना है आपको। आपके पास सारी चीज़ें वर्ग अंतराल और सब चीज़ें दे रखी हैं, सारणी का हमें माध्य निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो सारणी का माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सारणी बनानी होगी। ठीक, तो इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है, तो हम लोग एक सारणी बना लेते हैं। इसमें वर्ग अंतराल आ जाएगा, वर्ग अंतराल। ठीक है, और इसके अलावा वर्ग अंतराल के बाद आवृत्ति यानी बारंबारता जिसको बोलते हैं, आवृत्ति के बाद आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा यक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये एफ की वैल्यू हो गई, यक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर यक्स की वैल्यू के बाद एफ इंटू यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना निकालना पड़ेगा, है ना। फिर इसके बाद फार्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सारणी बनेगी वर्ग अंतराल जो दे रखा है वो दे रखा है कितना 0 से 5, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, है ना। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, बस इतना ही दिया हुआ है ना। बारंबारता दे रखी है 2, 4 और इसमें 6 दे रखा है और 10 दे रखा है। 2 4 6 10। ठीक है, 2 4 6 10, 2 4 6 10 ये बारंबारता दे रखी है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे योग भी करना है इसमें। ठीक है, तो योगफल यहाँ लिख लेते हैं। योग सिग्मा एफ का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। सिग्मा एफ कितना आ जाएगा तो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 20 2 22 आ जाएगा, है ना। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 6 4 10, 10 20 2 22। ठीक है, 22 आ गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। 5 का आधा करेंगे तो 5 का आधा हो जाएगा 2.5, यानी 2.5 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 2.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 5 10 5 15 का आधा, तो अंतर 5 का है तो इसमें कर लेते हैं 5 2 7, 7.5 आ जाएगा। फिर 7.5 के बाद 7 5 12, 12.5 आ जाएगा। फिर 12.5 के बाद आ जाएगा 15 से 20 था, है ना। ठीक, 12.5, 12 5 17, 17.5। ठीक है, 17.5 आ जाएगा। ठीक, अब कराते हैं गुणा। एफ इंटू एक्स करना है तो इन दोनों का आपस में गुणा, 25 दूना 50, 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 से गुणा कराओ, 4 पंचे 20, है ना। 4 पंचे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 4 पंचे 20, दशमलव लगा है। ठीक है, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 30 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके 6 से गुणा करो, 6 पंचे 30, दशमलव लगा है। 6 दूनी 12, 12 3 15 और फिर 6 कम 6, 6 1 7। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ 10 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 175। ठीक है, 0.0। अब इनको ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं। 0 दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है तो मत लिखो। ठीक है, 5 5 10 5 15 की 5 सिग्मा एफ इंटू एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना। तो कितना आ जाएगा 5 5 10 5 15 की 5 हासिल 1 आ जाएगा, 7 7 14
और 14 14 और 3, 14 3 17, एक हासिल का 18 की 8, ठीक है। हासिल फिर एक आ जाएगा, एक एक 2 आ जाएगा, तो 285 आ गया। कितना आ गया? 285, ठीक। सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान 285 आया, सिग्मा एफ का मान 22 आया। तो माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स और अपान में सिग्मा एफ, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 285 और अपान में आ जाएगा 22, ठीक है। 22 का भाग करना है, कर लीजिए। कितना आ जाएगा? 22 से कम 22, ये कितना बच जाएगा इसमें? 6, 65 हो जाएगा। 22 दूनी 4, 22 3 66, ज़्यादा हो जाएगा। 22 दूना 44 दशमलव, ठीक है। फिर कितना बचेगा? 65 में 22 दूना 44, 65 में 44 घटाएंगे तो 65 में सॉरी हाँ 65 ही हो जाएगा। 65 में 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में 4 गया 1, ठीक। और 6 में 4 गया 2, 21 बच जाएगा और भाग जाएगा नहीं, 210 हो जाएगा। कितना? तो तो इसमें 285 में कितने से? 22 से भाग करना था। कितना हो जाएगा? 22 से कम 22, इसके बाद बचेगा 6, 65 हो जाएगा। 22 3 66, ज़्यादा हो जाएगा। तो 22 दूनी 44 है ना, 44। तो बचा कितना? 44 65, 65 44 21 बचेगा, 210 हो जाएगा। और 210 में 22 से भाग करेंगे तो कितनी बार में? 9 बार में चला जाएगा शायद। 22 नहीं है, 208 है ना, 22 नहीं है। कितना होता है? 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो 18 1 19 198, सॉरी, है ना। 22 नहीं है, 198, ठीक है। घटाएंगे, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचेगा 10 में 9 गया 1, 12, फिर से 120 हो जाएगा। तो 22 पंचे 110, 22 छक्का 132 है ना, 22 पंचे 110, तो आ जाएगा 12.95, ठीक है। तो शायद ऑप्शन इसमें नहीं रख पाए हैं, ऑप्शन दिए होंगे उसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर शायद था इसमें, ठीक है ना। या तो बी होगा या सी होगा, इन्हीं में से देख लेना। ऑप्शन इसके नहीं दे पाए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.95, ठीक है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। बताना है कौन सा कोण बराबर हो कि त्रिभुज समरूप हो जाए, ठीक है। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। इसमें शायद ट्रायंगल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, है ना। ट्रायंगल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज है ABC ABC और एक त्रिभुज दे रखा है DEF, है ना, DEF, ठीक है। ये दो त्रिभुज हैं, ठीक। अब दोनों त्रिभुजों में हमको ध्यान से देखना है कि दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, क्या बोला गया है इसमें? AB बटा DE। यहाँ पे क्या बोला गया है? AB बटा DE, यानी संगत भुजाओं के अनुपात, है ना। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी? AB के संगत DE हो जाएगी, तो AB ये भुजा है, DE ये भुजा है। AB के संगत कौन सी भुजा हो गई? DE हो गई। फिर BC के संगत FD हो जाएगी, तो BC कौन सी भुजा है? ये वाली है। FD कौन सी भुजा है? ये वाली है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं से बना कोण देखना है आपको, ठीक है। देखो AB और BC से के बीच का कोण कौन सा बन रहा है? ये रहा, है ना, ठीक है। और यहाँ पर ये बन गया। और DE और FD के बीच का कोण कौन सा बना? तो ये वाला बन गया D। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण B जो है
वो कोण डी के बराबर होना चाहिए। कौन सा कोण? कोण बी कोण डी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कोण बी बराबर कोण डी, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना है, ठीक। निर्देशांक दे रखे हैं, त्रिभुज का परिमाप चाहिए होगा। तो जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिसका पहला निर्देशांक है 0,4 0,4 दे रखा है, पहला निर्देशांक है ना, ठीक। और दूसरा निर्देशांक जो दे रखा है वो 0,0 दे रखा है, ठीक है। तीसरा निर्देशांक है 3,0, ये भी ठीक है, ठीक। चलिए, तो बीच की दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक, तीनों दूरियों को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं पहले 0,0 0,0 तथा 0,4 के बीच की दूरी, 0,4 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी के लिए इसको ले लेते हैं d1, है ना, बीच की दूरी अंडर रूट, ठीक। अब x1 x2 x1 x2 के मान यहाँ से ले लेते हैं, x1 y1 के मान यहाँ से ले लेते हैं और x2 y2 के मान यहाँ से, ठीक है। तो होता क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 तो 0 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, है ना। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, यहाँ से 4 आ गया, ठीक। फिर इसके बाद आगे आते हैं, आगे देखो, आगे फिर इसके बाद 0,0 और 3,0 के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। 0,0 तथा 3,0 के बीच की दूरी, यानी कि d2 निकाल लेते हैं ना। d2 बराबर अंडर रूट के अंदर, यहाँ भी वही काम करेंगे, x1 x2 के x1 y1 के मान यहाँ से और x2 y2 के मान यहाँ से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट के अंदर 9, 9 का वर्गमूल 3 आता है, ठीक है। ऐसे ही 0,4 और 3,0 के बीच, ठीक है, 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी, यानी d3 यहाँ से आ जाएगी, है ना। d3 का मान आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, ठीक है। तो d3 की वैल्यू यहाँ से आ गई 25 का वर्गमूल होता है 5, d3 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। तो परिमाप कितना हो जाएगा यहाँ से? परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल होता है, पहली 4, दूसरी 3, तीसरी 5, 4 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। 4 3 7 5 12 हो गया, कितना आ जाएगा? 12। और 12 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है ना। 12 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 3 tan a बराबर 4, तो tan a बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 4/3 आ जाएगा, ठीक। और tan a बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण बराबर ये होता है, कर्ण बराबर आ जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस, कहाँ गया, 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर,
तो कितना बन जाएगा यहाँ से, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक, तो ये कर्ण आ गया। मान पूछा है सेक ए का, किसका, सेक ए का। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण दिया हुआ है 5 और आधार दिया हुआ है यहाँ से 3, तो उत्तर कितना आ गया 5/3। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है 5/3। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी 5/3 इसका सही आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा और 5, तो tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का मान बताना है। ठीक है, तो दिया हुआ है tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा बराबर 5। ठीक है, वर्ग पूछा है तो वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 tan अल्फ़ा इंटू में कॉट अल्फ़ा बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब tan अल्फ़ा और इंटू कॉट अल्फ़ा इसका मान एक हो जाता है नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 गुणा में इसका मान एक हो जाएगा, 2 आ जाएगा बराबर में 25। इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 25 माइनस 2, तो बचेगा कितना, 23 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 23 बच जाएगा। ठीक है, तो 25 में 2 गया 23, इसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा ऑप्शन 23 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा तथा थीटा की वैल्यू π/2 और 0 के बीच में हो, तो थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाओ, साइन थीटा बराबर कॉसेक को बदल लेते हैं 1/sin थीटा में। ठीक है, अब साइन को इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन में कितने अंश का मान होता है 1, तो हमको पता है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर π/2 का मान बन जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, थीटा बराबर क्या आ गया, π/2 आ जाएगा। ठीक है, थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अकॉर्डिंग, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। राइट आंसर हो गया तीसरा ऑप्शन, है ना, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद 12 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। चलिए निकाल लेते हैं इसका भी। तो दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो मान निकालना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का। तो यहाँ से आप एक काम कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और जब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आ गया, ठीक है, तो आप इसमें रख भी सकते हो, या फिर ऐसा करो यहाँ से इंटू में 1 करो और इसको इधर पक्षांतर कर लो, तो आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1 के, तो ये बन जाएगा tan थीटा बराबर 1 के। और tan में 1 किसका मान होता है, तो पता है tan में 1 होता है tan 45 अंश का, है ना, tan π/4 का। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, π/4 आ गई, 45 अंश, है ना। ठीक है, अब मान निकाल लेते हैं, साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, थीटा की वैल्यू है π/4, तो π/4 रख देंगे, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, यानी थीटा की वैल्यू π/4, तो π/4 रख देंगे। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर पावर 4 आ जाएगा, सॉरी पावर 4, प्लस 1/√2 की पावर 4 यहाँ भी आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब 1/√2 की पावर 4 है, 1 की पावर 4 का मान तो 1 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 की पावर 4 का मान 1 हो जाता है। ठीक, लेकिन √2 की पावर 4 का मान कितना, मतलब √2 4 बार में गुणा, है ना, √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2, है ना,
तो एक बार 2 यहाँ से, एक बार 2 यहाँ से, तो 2 दूना 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ सीधे लिखे दे रहे हैं 4 प्लस ऐसे यहाँ से आ जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ से भी 1/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक, अब 4 एलसीएम है इसका, तो 4 एलसीएम ले लो। हर समान है, सीधे जुड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 1 2, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 इसका राइट आंसर आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? दिया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक, Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम वृत्त की बात करें यहाँ पर, तो ये मान लीजिए एक वृत्त है। ठीक है, ये क्या है? वृत्त है, और इस वृत्त पर एक केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं केंद्र बिंदु हो गया आपका, ये रहा केंद्र बिंदु। ठीक है ना, ये केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है, अब इस केंद्र बिंदु से कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर था, क्यू की वृत्त के केंद्र से दूरी, तो बिंदु क्यू मान लेते हैं, यहाँ पर है एक बिंदु क्यू है। ठीक है, इसकी वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो 24 है। ठीक है ना, और इसके अलावा एक स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु होगा। ठीक है, जो यहाँ पर होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ये इसकी रेखा हो गई, है ना, ये इसकी एक रेखा हो गई। ठीक, और ये स्पर्श रेखा हो गई। बात करते हैं आगे। कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। चलिए, ये 24 है स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर कह रहा है क्यू की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। ये केंद्र से क्यू की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ये क्यू है। ठीक, तो यहाँ से हमको इसकी दूरी बतानी है। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब कर्ण ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसलिए कर्ण ये बन जाएगा, आधार ये बन जाएगा, और लंब ये बन जाएगा, और यही हमको चाहिए होगा। ठीक है, हमसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं यहाँ पे। ये ओ हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा? ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो यहाँ से ओ पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगा, तो ओ पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ओ पी स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ से 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बन जाएगा अगर इसका हम कराएं गुणा? ठीक है, तो सिंपली गुणा कैसे कराते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ओ पी स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25 में 24 गया तो 1, और 25 में 24 जोड़ोगे तो 5 4 9, और 2 2 4, 4 1 5, कितना आ जाएगा? 5 4 9 और 2 2 4, 49 आ जाएगा। तो 49 आ गया ओ पी स्क्वायर बराबर, है ना। तो ओ पी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 7। ओ पी कितना आ जाएगा? 7 सेंटी। ठीक है, 49 का वर्गमूल चाहिए होगा, तो 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर, है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है
यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो POA होगा, है ना। मतलब समझ रहे हो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का एक केंद्र है, ठीक। इस पर दो स्पर्श रेखाएं एक बाहरी बिंदु से खींची गई हैं, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं, एक ये और एक ये, और ये कोण 80 अंश बनाता है, ठीक। हमसे पूछा है कि ये वाला कोण आप बता दीजिए, केंद्र वाला, ठीक है, ये वाला कोण कितना होगा। हाँ सॉरी, ये नहीं पूछा है, ये वाला बिंदु कौन सा हो गया, PA और PB ना। ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये O हो गया, ठीक है। हमसे पूछा है कोण कौन सा, POA, POA है ना, यानी कि ये वाला कोण पूछा है हमसे, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लो कि वृत्त के अगर इस बिंदु से बात करें तो इस बिंदु से अगर इस रेखा को मिलाते हैं सीधी, ठीक है, तो ये वाला कोण दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, ठीक। यानी कि ये पूरा जितना कोण होगा उसका आधा ये वाला कोण होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोण AOB, कितना निकाल सकते हैं, कोण AOB बराबर निकाल सकते हैं हम लोग 180 अंश माइनस कोण ये वाला APB, है ना, APB, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 180 अंश में से 80 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 अंश आ गया। अब ये आधा चूँकि हो जाता है तो कोण POA बराबर आ जाएगा 1/2 कोण AOB, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 100 यानी कि 50 अंश, कितना आ जाएगा, 50 अंश। अभी 50 अंश इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि B ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा, B ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, वैसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360, है ना, क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू में पाई R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थीटा बटा 302 पाई R, तो ये तो पर गलत हो गया। थीटा बटा 180 दिया हुआ है तो ये तो बिल्कुल है गलत है। थीटा बटा 180 यहाँ भी दिया, 2 पाई R दिया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए। 2 से 720 को काटोगे तो 360 ही बचेगा, यानी कि यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि थीटा बटा कितना 720, है ना, इंटू में 2 पाई R स्क्वायर, यही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन, B इसका सही आंसर बनेगा, यानी कि थीटा बटा 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। देखो सवाल में क्या किया है इसने, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों में, है ना, ऊपर और नीचे, ठीक। तो आप कंफ्यूज मत होना, सवाल को अच्छे से करना। इसके बाद देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा, है ना। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताना है। अब समझ लीजिए, तो पाइप कैसा होता है, तो पाइप हमेशा कैसा होता है, बेलनाकार, है ना। पाइप हमेशा बेलनाकार, कैसा होता है, बेलनाकार, ठीक है ना। कैसा होता है, बेलनाकार, ठीक। बेलन की आकृति का होगा पाइप, नहीं, कैसा होगा, बेलन की आकृति का, ठीक। तो यहाँ से ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल आएगी इसकी रेखा
ऊंचाई, है ना, यहाँ से ये, यहाँ से ऊंचाई पूरी निकल आएगी। आधार क्या होगा, वृत्ताकार, ठीक है। हालांकि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बन नहीं पा रहा है, ऐसे बनेगा, है ना, ठीक है। आधार कैसा होगा, वृत्ताकार, ठीक, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से निकल आएगा ऐसे, ये ऊंचाई हो जाएगी h, ठीक, ये ऊंचाई हो जाएगी h। और हालांकि इसकी लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो h की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। h की वैल्यू कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, और व्यास 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पूरा व्यास हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, r भी पता हो गया और त्रिज्या भी पता हो गई, ऊंचाई भी पता हो गई। पूछा है पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, आयतन ही निकालना है तो पूरे पाइप का आयतन निकाल दो। तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा, पाइप का, बेलन का आयतन, पाई r स्क्वायर h, है ना। तो पाई इंटू r की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर इंटू में 20, ठीक है। तो पाई इंटू में 2 का स्क्वायर 4 गुणा में 20, 20 चौके 80, तो यहाँ से 80 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो ये आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका तो फार्मूला ही है सीधे सीधे, ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, है ना, 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। आपको माध्यक वर्ग निकालना है। माध्यक वर्ग के लिए क्या करते हैं हम लोग, n की वैल्यू निकालते हैं और उसका आधा करते हैं, ठीक है। n क्या होता है, बारंबारताओं का योगफल, ठीक। तो कितना हो जाएगा बारंबारताओं का योगफल, 8 2 10 10, और इसका 10 10 20, और 12 18 30 30 20 50। तो बारंबारताओं का योगफल कितना आ गया, n बराबर आ गया 50, ठीक है। तो n/2 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 बटा 2 यानी कि 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। और 25 कहाँ तक आएगा वो देखना पड़ेगा हमको, है ना, 25 कहाँ तक आएगा वो आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो कि इसके लिए एक सारणी बना लो छोटी सी, ठीक है। कितना दिया हुआ है, सारणी बना लेते हैं ना, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, और इसके अलावा बारंबारता, फिर इसके बाद संचयी बारंबारता, केवल और निकालना है संचयी बारंबारता, इसी से मान निकल आएगा हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं बारंबारता, लिखते हैं 2 8 12, इसके बाद 18, 18 के बाद 10, ठीक है। तो टोटल n की वैल्यू कितनी आ गई, 50, ठीक। तो अगर यहाँ से n/2 की वैल्यू निकालें तो n/2 कितना आ जाएगा, 50 का आधा यानी कि 25 आ जाएगा, ठीक है। अब काम करते हैं, इसका संचयी बारंबारता निकालते हैं। 2 की 2 आ जाएगा, 8 2 10 आ जाएगा, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 12 10 22 हो जाएगा, 22 और 18 40 हो जाएगा, और 40 10 50 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया। हमको देखना है कि 25 कहाँ पर होगा, बस इतना देखना है 25 कहाँ पर होगा। तो हमें पता है 25 22 के बाद आता है, मतलब 40 पे होगा जाके इस पर, और इसके सामने वाला वर्ग अंतराल ही क्या हो जाता है, माध्यक वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम माध्यक वर्ग की बात करें 30 से 40 होगा, माध्यक वर्ग की बात करें तो माध्यक वर्ग की बात करें तो कितना होगा, 30 से 40 हो जाएगा,
30 से 40, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 30 से 40, है ना, ठीक है, 30 से 40। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? दिया है एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 और 35 है, तो इसका बहुलक कितना होगा? ठीक है, तो इसके लिए देखो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो 3 माध्यक कितना दे रखा है इसमें माध्यक दे रखा है 35 माइनस और 2 गुणा में 30, ठीक है। 35 3 5 15, 3 3 9, 9 1 10, 105 और 30 दूना 60, कितना बन जाएगा? 5 में 0 गया 5, 10 में 6 गया 4, यानी 45 इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। तो 45 इसका सही आंसर, यानी कि कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, क्या दे रखा है? यदि एक घटना, ठीक है, क्या दिया हुआ है? यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता बताइए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, निश्चित रूप से घटने वाले की प्रायिकता, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। निश्चित रूप से घटने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चनों का संग्रह हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग अगले मतलब आगे हम लोग इसका खंड बा हल करेंगे, ठीक है। कौन सा? खंड बा हल करेंगे। खंड बा हल करेंगे हम लोग आगे, ठीक। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, और खंड बा को हम अगले वीडियो में हल कर लेंगे। और इसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, है ना, लाइक करें और इसके साथ साथ शेयर करें, ठीक है। समझ में आ गई बात? और पहली बार अगर चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।